हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी का ज्ञानी एकेडमी चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बच्चों को कुछ बताना चाह रही हूँ कि अभी मैंने देखा है बच्चे क्या जैसे गाइडेंस के जो वीडियो होते हैं 2 मंथ में अपन कैसे मतलब शॉर्ट तरीके से कैसे अच्छी मेहनत कर सकते हैं। इस टाइम में तो अलग अलग नोट्स इकट्ठा करने में लगे हुए, ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप नोट्स तो इकट्ठे कर लोगे कि इसके नोट्स भी इकट्ठे कर ले, उधर भी से भी नोट्स इकट्ठे कर ले। यार अभी 10 दिन में कैसे मेहनत तैयारी हो सकती है, 15 दिन में तैयारी कैसे हो सकती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जैसे कितने ही नोट्स इकट्ठे कर लो, कितने ही आप गाइडेंस के वीडियो देख लो, कितने ही आप तरीके अलग अलग अपना लो, बट बिना मेहनत के आप सक्सेस नहीं पा सकते। इसलिए सबसे पहले ये है कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए इधर इधर माइंड अपना डाइवर्ट करने से अच्छा है कि आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं आप इन पे फोकस करें। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम केमिस्ट्री के जो पुराने पेपर्स है 2022 के, ठीक है, जो 28 और 29 जून को लगे थे, ठीक है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, अच्छे से आप देखना। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अकार्बनिक बेंजीन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है। कौन सा है इसमें? बोराजीन। कौन सा है? बोराजीन। ठीक है, अब बोराजीन की स्ट्रक्चर में मैं आपको बताती हूँ कैसी होती है। ये होता है हमारा बोराजिन, बोरोन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन और नाइट्रोजन। ठीक है, और कैसे होती है? एकांतर क्रम में। ठीक है, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये किसके स्ट्रक्चर हो गई? हमारे बोराजिन की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो ये कैसा होता है? बोराजीन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी इसका कंपाउंड होता है, इसका सूत्र क्या होता है? B3N3H6 होता है। यानी कि 3 तो इसमें क्या होता है? बोरोन होता है, और 3 क्या होते हैं इसमें? नाइट्रोजन होता है, 6 कितने होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। ये क्या हो गया हमारे बोराजोन का क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, और ये कैसा होता है? एक अकार्बनिक बेंजीन होता है। कैसा होता है? ये कार्बनिक बेंजीन होता है। इसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बेंजीन होते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर इस टाइप दे रखी है, जिसमें बोरोन और नाइट्रोजन क्या होता है? बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर होती है, जिसमें बोरोन और नाइट्रोजन कैसे होता है? एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो गुण होता है वो बेंजीन से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। दूसरा है एजीसीएल। ठीक है, एजीसीएल में निम्न में से कौन सी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है? तो कौन सी त्रुटि पाई जाती है एजीसीएल में? फ्रैंकल पाई जाएगी जिसमें धनायन हो, फ्रैंकल त्रुटि जिसमें ऋणायन हो, शॉर्टकी त्रुटि है, अंतरकाशी त्रुटि। तो इसका आंसर क्या है? फ्रैंकल त्रुटि जिसमें धनायन हो। आपको बता दूं कि जो शॉर्टकट त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि क्या होती है? फ्रैंकल को फंसने से याद करो। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो धनायन होता है, ये तो क्या हो गया? धनायन हो गया, और ऋणायन हो गया। ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। धनायन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। कौन सी त्रुटि की बात हो रही है? फ्रैंकल त्रुटि की। ठीक है, इसमें ऋणायन आकार क्या होता है? बड़ा होता है। धनायन क्या होता है? छोटा होता है। इसके बाद जो धनायन होता है वो जो अपने स्थान से निकल के कहाँ चला जाता है? अंतरकाशी भाग में चला जाता है, और जहां से निकल के जाता है वहां पे इसका निर्माण हो जाता है? रितिका का हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये मान सकते हैं कि ये तो ए प्लस, ये बी माइनस, और ये ए प्लस, और यहाँ क्या हो गया? ए प्लस, और यहाँ बी माइनस, और यहाँ क्या हो गया? बी माइनस। इस टाइप से क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें से क्या होता है कि जो A प्लस होता है उसका आकार क्या होता है? छोटा होता है, जो कि B माइनस का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ये यहाँ से A प्लस निकल के कहाँ चला गया? अंतरकाशी स्थान में चला गया, जिसके कारण, और ये क्या हो गया? खाली हो गया, तो यहाँ क्या बन गई? रितिका बन गई। लेकिन आप देखो कि इसमें जो भाग है कौन सा? A प्लस, वो उस कंपाउंड से बाहर कहीं नहीं गया है, वो कहाँ चला गया? केवल अंतरकाशी भाग में चला गया। इसके घनत्व में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा।
तो एजीसीएल में किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है? फ्रैंकल त्रुटि, जिसमें क्या हो? धनायन हो। ठीक है, तो किसके कारण हो रही है? धनायन के कारण होता है। और शॉर्ट की त्रुटि होती है, वो क्या होता है? इसमें जो धनायन होता है और जो ऋणायन होता है, उन दोनों का आकार क्या होता है? बराबर होता है, जिसके कारण यदि एक आयन जाता है तो दूसरा आयन भी उसके साथ साथ बाहर, मतलब उस जो कंपाउंड होता है उसी से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? घनत्व में इसमें क्या होती है? कमी आती है। इसमें क्या होती है? घनत्व में कमी आती है, जिसके इसमें घनत्व क्या होता है? सेम रहता है, किसमें? फ्रैंकल में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? तो सीधी सी बात है कि जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में जो इसमें जो धनायन होता है वो तो कहाँ चला जाता है? अंतरकाशी चला जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? कृत्तिका का निर्माण हो जाता है और इसमें घनत्व में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता। और ये वाली त्रुटि तब होती है जब धनायन और ऋणायन का आकार में क्या होता है? अंतर होता है। कौन सी होती है? फ्रैंकल त्रुटि। तो एजीसीएल में कौन सी पाई जाती है? फ्रैंकल। ठीक है, और जो शॉर्टकी त्रुटि होती है उसमें ये होता है कि जो धनायन और ऋणायन होता है उनका आकार क्या होता है? लगभग बराबर होता है, जिसके कारण क्या होता है? दोनों क्या होते हैं? समान रूप से क्या होते हैं? जालक से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। जालक से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, जिसके कारण क्या उनमें घनत्व में कमी आ जाती है। और शॉर्ट की त्रुटि किसमें पाई जाती है? NaCl में पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन हो रहा था आपके कि जो AgBr होता है, AgBr, उसमें कौन सी त्रुटि पाई जाती है? तो आपको बता दूं कि AgBr होते हैं, उसमें फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। किसमें? AgBr में। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ग्लास घुलनशील है। किसमें घुलनशील होता है ग्लास? इसका कौन सा आंसर आएगा? HF। किसमें घुलनशील है? HF में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्लास होता है वो किस किस से मिलके बना होता है? ग्लास होता है वो सिलिका, किस किस से मिलके बना होता है? सिलिका, मतलब SI2 से मिलके बना होता है, सोडियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। इन चीजों से क्या मिलके बना होता है? ग्लास। ठीक है, और जब ग्लास को अपन किससे क्रिया करवाते हैं? HF। ठीक है, HF से क्रिया करवाते हैं तो जो SI2 होती है, SiO2 होती है ग्लास में, वो HF से क्रिया करके क्या बना देती है? HiF4 प्लस H2O। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कांच होता है, ये ग्लास होता है, उसमें क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, और क्या होता है? इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन सिलिका क्या होती है? ज्यादा होती है। जब इसकी क्रिया अपन HF से करवाते हैं तो एक ऐसा अणु होता है जो उसके साथ क्रिया करके SI2 को क्या करके क्या बना लेता है? उसको घोल देता है। यानी HF क्या होता है? इसके साथ क्रिया करके क्या बना देता है? उसको घोल देता है, जिसका यूज किसमें किया जाता है? नक्काशी में। किसमें किया जाता है इसका यूज? नक्काशी में किया जाता है। यानी कि जो डिजाइन वगैरह बनाई जाती है कांच पर, वो किसके लिए की जाती है? किसके थ्रू की जाती है? HF से रिएक्शन करवा के। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन है, पी नोट, यदि पी नोट और पी क्रमशः विलायक और उसके विलयन की वाष्प दाब है, और N1 और N2 क्रमशः क्या है? विलायक और तथा विलय के क्या है? मोल भाज है, मोल प्रभाज है, तब इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो राउल्ट का नियम था, जिसमें वाष्प दाब का अवनमन, क्या था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वो क्या था? पी नॉट माइनस पी। पी यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और ये क्या होता है? अशुद्ध अवस्था में, और बटे में क्या होता है? शुद्ध अवस्था में, बराबर क्या होता है? N2। यानी कि किस क्या होता है? विलेय के मोल प्रभाज होता है। क्या होता है? विलेय के मोल प्रभाज होता है। ये कौन सा नियम है? ये है राउल्ट का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि पी नोट है वो तो विलायक यानी शुद्ध अवस्था में। ठीक है, और पी क्या है? विलयन, यानी जब उसमें विलय मिला दिया है उस कंडीशन में क्या है? वाष्प दाब। और N1 N2 क्या है? मोल प्रभाज। N1 किसका है? विलाय का, और N2 किसका है? विलेय के। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? ठीक है, अब आपको पता है N1 तथा N2 बराबर क्या होता है? 1। यानी कि जितने भी मोल प्रभास होते हैं उन सबका योग कितना होता है? 1 होता है। यदि N1 N2 N3 कुछ भी दिया होता है तो उन सबका योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या है? इसका मतलब N2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस N1। क्या हो जाएगा? N2 बराबर 1 माइनस N1, जो कि राउल्ट का जो बेसिक नियम होता है किसका? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? पी नॉट माइनस पी बटे में क्या है?
पी नॉट बराबर N2, ठीक है। अब इस पी नॉट इसको दोनों जगह लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं P बाई पी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। और N2 की जगह क्या लिख दिया अपन ने, 1 माइनस N1, यानी कि ये चीज कहाँ चली गई, N2 की जगह। और इस चीज को अपन इस टाइप से लिखते हैं, तो ये दोनों कट के क्या हो गया 1, ये क्या हो गया P बटा पी नॉट, और ये क्या हो गया 1 माइनस N1, ठीक है। ये 1 से 1 कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो P इक्वल टू पी नॉट N1, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है अपना, फोर्थ में देखो, इनमें से अपना है फर्स्ट, यानी P इक्वल टू पी नॉट इंटू N1, हमारा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उसकी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, ये नियम है। ये कौन सा नियम है, ये बताना अपन को, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डाल्टन का नियम, यानी कि डाल्टन का नियम ऐसा होता है कि जब गैसें आपस में क्या कर रही, रिएक्शन नहीं कर रही, ठीक है, तो सारी गैसें क्या आपस में फ्री है, तो फ्री है तो प्रत्येक गैस का क्या होगा अपना आंशिक दाब, यानी हर गैस का अपना क्या होगा आंशिक दाब होगा, और सारे गैसों का जो आंशिक दाब होता है वो मिलाकर ये क्या कहलाएगा, उस गैसों के मिश्रण का कुल दाब कहलाएगा। ये कौन सा नियम है, डाल्टन का नियम है, ठीक है। तो आपको वापस बता दूं कि स्थिर ताप यानी P बराबर क्या होता है, nRT होता है, ठीक है। P बराबर क्या होता है, nRT होता है, ठीक है। तो स्थिर ताप और आयतन में परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के जो मिश्रण का कुल दाब होता है वो मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये किसने बताया था, डाल्टन ने, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डाल्टन का नियम, ठीक है। बॉयल का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर, किस पर होता है, स्थिर ताप पर, ठीक है। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इस नियम के अकॉर्डिंग बता दो कि T है, यदि क्या है कांस्टेंट है तो P 1 बाई V हो जाएगा। चार्ल्स का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम होता है स्थिर दाब पर, यानी कि आप इसको क्या कर दो, दाब को क्या कर दो कांस्टेंट, यानी V समानुपाती T हो गया। अवोगाद्रो का नियम क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है, इसमें कांस्टेंट ताप होता है और क्या होता है, प्रेशर होता है। कांस्टेंट ताप हो गया और प्रेशर हो गया, उस कंडीशन में सभी गैसों का जो आयतन होता है वो किसके समानुपाती होता है, मोल के, ठीक है। तो क्या हो गया, सभी गैसों का जो समान आयतन में अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी, यानी आयतन किसके समान हो जाएंगे, अणुओं की संख्या के समान, है ना। तो फर्स्ट क्या था, बॉयल का नियम स्थिर ताप पर होता है, चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर होता है, अवोगाद्रो का नियम स्थिर ताप और दाब पर होता है। बॉयल के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, P समानुपाती 1 बाई V होता है, चार्ल्स का नियम अकॉर्डिंग V समानुपाती T होता है, अवोगाद्रो के नियम के अकॉर्डिंग V समानुपाती N हो जाता है, N यानी मोल, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा, छठा हो गया, एक विलेन के पीएच का मान बढ़कर, विलेन की पीएच का मान 3 से बढ़कर कितना हो रहा है, 6 हो जाता है, तो इसके H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी। आपको पता है कि जब पीएच बराबर 3 दे रखा होता है या पीएच बराबर कितना दे रखा है, 6 है, ठीक है। तो अपन इस पीएच की 3 है, इसका मतलब H प्लस कितना हो गया, 10 की घात माइनस 3, और यहाँ H प्लस कितना हो गया, 10 की घात माइनस 6। अब अंतर पूछा है इन दोनों में, ठीक है। तो H प्लस में अंतर कितना हो जाएगा, अंतिम कौन सा है, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो H2 प्लस माइनस H1 प्लस, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया, 10 की घात माइनस 6, और ये कितना हो गया, 10 की घात माइनस 3, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो अपने पास कितना बचा, 10 की घात माइनस 3, तो H प्लस कितना हो जाएगा, 1 बाई 1000, ठीक है। तो इसका मतलब 1000 गुना क्या हो जाएगी, वापस से सांद्रता घट जाएगी, किसकी, H प्लस आयन की। तो अपने पास कौन सा आंसर आएगा, 1000 गुना घट जाएगी, यानी कौन सा आंसर आ गया इसका, सी हो गया, ठीक है। आपके पास सॉल्यूशन सामने है। उसके बाद है, छठे के बाद है हमारे पास सातवां, सातवां क्वेश्चन क्या बोलता है, सातवां क्वेश्चन है, अभिक्रिया N1A प्लस N2B, और फिर है ये कौन सी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। M1C प्लस M2D के लिए डेल्टा X M1 प्लस M2 माइनस
N1 प्लस N2 डॉट Kc की इकाई क्या होगी, यानी Kc की इकाई है, किसकी इकाई पूछी है, द यूनिट ऑफ Kc। आपको पता है Kc क्या होता है, साम्य स्थिरांक, ठीक है, उसका मतलब होता है उत्पादों की सांद्रता बटे में क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता। क्या होता है इसका फॉर्मूला, उत्पादों की सांद्रता बटे हुए अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। उत्पाद कौन कौन से इसमें, ये तो अपन लिख लेंगे C, और ये क्या है, ये तो सांद्रता है, इसकी क्या है, ये पावर है, तो m1, ठीक है। इसके क्या हो जाएगा D, और यहाँ आ जाएगा m2, नीचे क्या आ जाएगा, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट A आ जाएगा, और इसकी पावर n1, और ये क्या हो जाएगा B आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो गई n2, ठीक है। तो Kc इक्वल टू ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगी, अपन इसकी जो सांद्रता है, ये भी सांद्रता है, तो सांद्रता की जो वैल्यू होती है, यानी उसका सीधे यूनिट होती है, वो क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ये क्या हो गया, मोल पर लीटर m1, और इसकी भी क्या होगी, मोल पर लीटर, ये क्या हो गया m2 हो गया, इसकी भी क्या होगी, मोल पर लीटर n1, और इसकी भी क्या होगी, मोल पर लीटर n2, ठीक है। तो अब जब समान चीज पर वैल्यू अलग अलग है, तो वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो जुड़ जाती है या घट जाती है, तो यहाँ क्या है, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो Kc इक्वल टू मोल पर लीटर n1 प्लस n2, ठीक है। नीचे भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ये m2 है, ठीक है, क्या हो जाएगा n1 प्लस n2, ठीक है। अब ये दोनों की वैल्यू है बराबर सेम है, ये दोनों, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये चीज सेम ही तो है, ये वाली चीज, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, डेल्टा एक्स, क्या दे रखा है, ये डेल्टा एक्स, जो अपन यहाँ लिख देंगे, तो मोल पर लीटर इंटू इसकी पावर क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन अपना कौन सा सही है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, सातवें का, सातवें का अपना ऑप्शन हो गया सी, सी नहीं बी है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एक्स, कौन सा हो गया, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एक्स, यानी कि अपने पास कौन सा हो गया, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, आठवां क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्साह अनुमानित करें, उत्पाद होना चाहिए, सा नहीं है, उत्पाद है, ठीक है। तो अपन को इसका प्रोडक्ट बताना है, यानी कि जो रिएक्शन दे रखी है उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको बता दूं कि कौन सी रिएक्शन है ये है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये एल्काइन दे रखा है अपने पास, क्या दे रखा है, एल्काइन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसकी क्रिया करेंगे, इसके ओजोन की क्रिया करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट उत्पाद अपने पास क्या है, फर्स्ट रिएक्टेंट अपने पास मतलब जो कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट अपन को किससे क्रिया करवानी है, ओजोन से करवानी है, सेकंड किससे करवानी है अपन को, H2O2 से तथा जिंक से करवानी है, ठीक है। तो इसमें क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और CH, ठीक है। ये जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड H। तो ये तो क्या ये जो संरचना है ये तो क्या कहलाती है, ओजोनाइड, ओजो नाइड स्ट्रक्चर, ये क्या हो गई, ओजोनाइड स्ट्रक्चर। और जब इसके आगे जो सेकंड वाली कंडीशन दे H2O2 जिनसे जब क्रिया करवाते तब हमें पास क्या प्राप्त होता है, ये इसे बोलते हैं ग्लाइकोसेल, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसेल, इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सेल, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइओक्सेल या ग्लाइकोसेल, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा आएगा इसमें, अपना आंसर आ जाएगा विथ डबल बॉन्ड ऑफ ग्लाइकोल, या फर्स्ट या फोर्थ, कौन सा आंसर आ गया अपने पास, सी विथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी ग्लाइकोजेन, ठीक है। उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 m है, इस विलयन का pH कितना है, ठीक है। तो H प्लस सांद्रता दे रखी है अपने पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4
m, ठीक है। और क्या पूछा है, pH पूछा है, pH। तो आपको pH का फॉर्मूला पता है, माइनस लॉग की पावर H प्लस होता है, ठीक है, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। ये क्या है, सांद्रता है, ठीक है। तो अपन इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास यहाँ। तो pH बराबर माइनस लॉग H प्लस की रख दो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। 10 की पावर कितना दे रखा है, माइनस 4, यानी ये लॉग वाली इससे भी इंटू होगी, इससे भी होगी, ठीक है। तो pH बराबर माइनस लॉग 2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। यदि इसको अपन ये ब्रैकेट को खोल लेते थे, ठीक है। अब आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और ये किस में आई गई, माइनस में। आपको बता दो 10 की पावर की जब ये चीज दे रखी है, इसके ऊपर यदि -4 है, तो ये -4 में से क्या होता है, इसकी ये क्या होता है, आगे की साइड आ जाएगा, और इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, इसमें हो जाएगी +4, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में अपने पास आ जाएगा 3.699, जो लगभग कितने के बराबर हो गया, 3.7, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों की जल में विलेयता का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जैसे अपन जाते हैं कौन से क्षारीय मृदा धातु, यानी एस ब्लॉक की बात करें, जिसमें दो ग्रुप है, S1 और S2, दो ग्रुप है, ठीक है। ये क्षारीय मृदाएं होती है, ये तो क्षारीय धातु होती है, क्षारीय मृदा धातु है, यानी ग्रुप 2 क्या होती है, क्षारीय मृदा धातु होता है, जिसमें बे मक्का सर 12, यानी कि बे 12, ये इसके क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। और इसमें ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि आकार लगातार क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। और आपको पता है सल्फेट का भी क्या होता है, आकार बड़ा होता है, यानी इसका आकार भी बड़ा है, और ऊपर से नीचे जाने पर इनका भी आकार बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वर्ग जो 2 है, उनकी जो क्षारीय मृदा धातु है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, धनायन का आकार भी बढ़ रहा है, ठीक है। और ऋणायन तो दोनों, ऋणायन भी बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों बड़े हो गए, यानी कि इनका आकार भी बड़ा हो गया और इसका आकार भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, जब दोनों बड़ा होता है ना, तो ऐसी स्थिति में जालक ऊर्जा भी कम होगी और जलयोजन ऊर्जा भी कम होगी, क्योंकि जितने छोटे आयंस होते हैं उनकी जलयोजन ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होती है और जालक ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन लेकिन यहाँ क्या है, दोनों घट रही है, लेकिन दोनों से में कौन सी ज्यादा घट रही है, इनमें जलयोजन ऊर्जा, यानी जालक ऊर्जा की तुलना में भी जलयोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, इसमें ज्यादा घटता है। जलयोजन ऊर्जा मतलब जानते हो, एक मोल जो कोई भी आयंस होते हैं उसको घोलने के लिए जो ऊर्जा की नीड होती है वही क्या होती है, जलयोजन ऊर्जा। और जालक ऊर्जा मतलब एक मोल जो भी अणु होते हैं उनके जो बंध होते हैं उनके तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होती है ना, वो कौन सी होती है, जालक ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ क्या होती है, जालक ऊर्जा की तुलना में जलयोजन ऊर्जा क्या है, ज्यादा घट रही है, ठीक है। इस कारण क्या होगा, इनका जो सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा, सी, कौन सा होगा, सी, यानी कि सल्फेटों के जल में जो विलेयता का क्रम होगा वो कैसे होगा, विलेयता किसकी ज्यादा होगी, जितना छोटा आकार, तो बे मक्कासर 12, यानी कि जितना छोटा आकार उसकी विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसका आकार ज्यादा बड़ा उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। और ये क्या होता है, हम सल्फेट के लिए भी देख सकते हैं। ये कौन सा हो गया हमारा 10वां। उसके बाद है, यानी कि सबसे कम विलेय कौन सा हो गया, बेरियम सल्फेट। सबसे कम जो विलेय होगा वो कौन सा है, बेरियम सल्फेट। और सबसे ज्यादा जो विलेय होगा वो कौन सा हो गया, बेरिलियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद है हमारा 11वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो कक्षा की ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसमें आपको मैं बता दूं, जेड होता है, ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। और एन क्या होता है, सेल, यानी ऊर्जा की मतलब सेल कक्षा है, कौन सी कक्षा में जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊर्जा क्या हो गई, -जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यानी परमाणु क्रमांक है उसके स्क्वायर के तो क्या हो गई, समानुपाती, है ना, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। और ये एन है, यानी कि सेल है, उनकी संख्या के क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस होने के कारण ये चीज क्या करेंगे, एक तरीके से उल्टी हो गई, यानी कि इस टाइप से हो गई, यानी कि एन के क्या हो गई, डायरेक्ट क्या हो गई, प्रोपोर्शनल, यानी कि एन बढ़ेगा
तो ई भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये चीजें है अपोजिट में है तो सही, लेकिन किस में है, माइनस में है। समझ रहे हो? और माइनस में कोई चीज जितनी छोटी होती है उतनी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, नाभिक से दूर जा रही है मतलब सेल की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, सेल की बढ़ रही है तो ये घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव। इसके कारण ये बढ़ रही है तो ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो 11वें का आंसर क्या आ जाएगा, बी, बढ़ती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो गया, माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यानी कि सेल की संख्या बढ़ने के कारण ऊर्जा घटनी चाहिए, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट हो गई, व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो गया। लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह होने के कारण ये चीज क्या हो गई, उलट गई एक तरीके से, यानी एन बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलतम एल्केन। एल्केन क्या होता है? अब मैं बता दूं कि हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्किन और एल्काइन 3 प्रकार के होता है हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है, CnH2n+2, और एल्किन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, जहाँ n मतलब कार्बन की संख्या। ठीक है, इसने पूछा एल्केन, और एल्किन का फॉर्मूला क्या है, ये। ठीक है, यदि फर्स्ट में बात करें मीथेन, ठीक है, मीथेन यानी कार्बन की संख्या क्या हो गई, 1, यहाँ रख दो C1H2 1+2, यानी कि आ गया CH4। तो सबसे सरलतम कौन होता है, मेथेन होता है इसमें, एल्केन में। ठीक है, तो 12वें का आंसर कौन सा आ गया हमारा, ए, मीथेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13वां क्वेश्चन में है कि तृतीयक एमीन के बारे में बताना है। ठीक है, तो तृतीय एमीन आपको मैं बता दूं पहले, यानी कि ऐसा होता है यदि नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े हुए होते हैं ना उसके बेस पर होता है ये। यदि नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये 1 डिग्री हो गया। नाइट्रोजन से यदि 2 कार्बन जुड़े हुए तो क्या हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। नाइट्रोजन से यदि 3 कार्बन जुड़े हुए तो कितना हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसे वाला कौन सा है अपने पास, डी है। डी कैसे है, नाइट्रोजन ये बोल रहा है कि CH3 ग्रुप है, और एक कौन सा है, एथिल ग्रुप है, यानी कि CH2 CH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, CH2 CH3 ग्रुप। तो ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है प्रारंभिक आदर्श गैस को 300 केल्विन पर गर्म किया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में एक आदर्श गैस को 300 केल्विन पर गर्म किया जाता है, जिससे उसका तापमान कितना हो जाता है, अंतिम तापमान 600 केल्विन हो जाता है, और अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का दुगना हो जाता है। तो अंतिम दाब प्रारंभिक दाब का कितना होगा। ठीक है, तो आपके पास P बराबर nRT, आदर्श गैस का जो सिंपल फॉर्मूला है वो आपके पास पता है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, T की बात हो रही है, यानी ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन। तो P/T और P/T, ये 1 1 1 मान लो, और ये सेकंड कंडीशन मान लो। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या दे रखा है, आदर्श गैस का कितना टेम्परेचर दे रखा है, 300, इसकी वैल्यू रख दो 300। ठीक है, दाब कितना दे रखा है, दाब अपने पास दे नहीं रखा तो अपन दाब को क्या मान लेंगे, x मान लो। ठीक है, और v कितना दे रखे अपने पास, अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का दुगना। तो v अपने पास मतलब दाब को p मान लो, यहाँ पे दाब को भी p मान लो, और उसको भी क्या मान लो, v, यानी कि ये P मान लो और V मान लो, और सेकंड कंडीशन में कितना हो गया, 600 केल्विन हो गया, और P कितना है ये निकालना है अपन को अंतिम, है ना, X मान लिया, और ये कितना है 2V, ये कितना दे रखा है अपने पास, 2V। ठीक है, तो अपन को बताना है कि ये कितना अंतिम दाब प्रारंभिक दाब का कितना हो गया। तो ये दोनों कट जाएंगे, कटने पर कितना हो जाएगा, 2, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा, PV X इंटू V। ठीक है, और v कितना है, v से v कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, p, यानी दोनों क्या हो गया, बराबर, बराबर, यानी अंतिम दाब क्या हो गया, प्रारंभिक दाब के बराबर हो गया, क्योंकि अंतिम दाब अपने पास क्या है, p, और प्रारंभिक दाब भी अपने क्या माना था, p। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा हमारा आंसर सी। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आदर्श गैस के लिए। ठीक है,
तो आदर्श गैस का मतलब है जैसे ये दे रखा अपन को DH/dP T, यानी T यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है DH/dt बराबर P, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है DH/dt और यहाँ क्या लिखा हुआ है P, इसका मतलब P क्या है कांस्टेंट। किस चीज की बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। यह क्या है DH/dP यानी कि T, इसका मतलब कांस्टेंट T की बात हो रही है, या H यानी DT/dP, और किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट एंथैल्पी की बात हो रही है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जब कांस्टेंट एंथैल्पी होती है, ठीक है, किसी भी स्थिर एंथैल्पी पर क्या होता है, दाब के साथ तापमान में क्या होता है, परिवर्तन क्या दे रखा है अपन के पास, यानी कि स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ तापमान में परिवर्तन कितना दे रखा है, DT/dP, यानी इसका मीन क्या है, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ तापमान में परिवर्तन की दर दे रखी है अपने पास। आपको बता दूं मैं कि किसी आदर्श गैस के लिए एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है, केवल ताप पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है एंथैल्पी, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि यहाँ एंथैल्पी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो DT यानी तापमान में परिवर्तन कितना हो गया, 0, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, सी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आयनिक ठोस के लिए कौन सी समन्वय संख्या संभव नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं उनमें जो समन्वय संख्या होती है उसका मीन होता है कि एक आयन के चारों ओर पाए जाने वाले विपरीत आयनों की संख्या, वही क्या होती है, समन्वय संख्या। यानी आयनिक ठोस के लिए समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है, एक आयन और उसके चारों तरफ पाए जाने वाले जो उसके टच में है उन विपरीत आयनों की संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, किसी भी क्रिस्टल की त्रिविमीय संरचना में क्या बनाए रखने का कार्य करती है, सममिति बनाए रखने का कार्य करती है। इसका मतलब ये संख्या कैसी होनी चाहिए, समन्वय संख्या की सम, किसमें रहेगी समन्वय संख्या, सम में, विषम में बहुत कम पाई जाएगी। तो अपने पास क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है सम, विषम देख लेते हैं। ये सारी समय केवल विषम ये है तो मतलब ये नहीं होगी, क्योंकि समन्वय संख्या का मतलब होता है किसी भी क्रिस्टल में एक आयन होता है उसके चारों तरफ पाए जाने वाले विपरीत आयनों की संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या होती है, जो उसकी ज्यामिति को क्या करती है, सममिति प्रदान करती है, सिमेट्री होनी चाहिए वो। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, मोस्टली क्या होती है, सम संख्या ही होती है, विषम संख्या की चांसेस बहुत कम होती है। तो ऐसी स्थिति में अपने पास विषम संख्या केवल बी है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ठीक है, जिसमें इसका मतलब क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इसमें से एसएस बंद नहीं है, कौन सा एसएस बंद नहीं है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, यानी कि एसएस बंद है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, आपको बता दूं कि जो सल्फर होते हैं इसकी वैलेंसी 2, 4 और 6 हो सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना कौन सी होती है, 6 होती है, फिर दूसरे नंबर पे 4 होती है और फिर 2, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, यानी कि 2 जो एलिमेंट्स है उसके साथ क्या बनाएगा, बंद बनाएगा। ठीक है, तो पहले है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एच एच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस, यानी कि इसके साथ कितना है, ये 4, 1 2 3 4, और ये वाला सेकंड वाला सल्फर है, ये फर्स्ट सल्फर मान लो, सेकंड वाला 1 2 3 4, ये भी 4 के साथ बना रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, 4 है, माइनस कितना आ रहा है, 2, ये भी हो रहा है, और सल्फर कितना है, 2, तो इसमें एसएस बंद नहीं है, इसमें तो एसएस बंद है। तो ठीक है, दूसरा है ये वाला H2O5 - 2, इसमें क्या है, सल्फर, यहाँ बना लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर दूसरे वाले की, कैसे, यानी कि एच एच। ठीक है, इसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ हो गया ये माइनस, यानी इसमें तो कितनी होगी वैलेंसी, 6, 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट वाले, और सेकंड वाले में कितनी होगी, 4, तो दोनों तरीके से सही है। और यहाँ पे भी तो अपने पास क्या है, H2O5 - 2, दोनों हो गए ना, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है, 2 सल्फर है और 2 माइनस है, ये हो रहा है। तो इसमें भी क्या है, एसएस बंद है, तो इसमें भी है, तो अपना ये भी क्या हो गया, राइट हो गया। तीसरा है H2O3, H2O3 में से है सल्फर, ऑक्सीजन और O-। ठीक है, यहाँ क्या कर दिया, सल्फर और यहाँ O-, यानी 3 है ऑक्सीजन, तो इसकी सल्फर की कितनी हो रही है, फर्स्ट वाले की 1 2 3 4 5 6, और इसकी कितनी हो रही है, 2, और ऑक्सीजन पे माइनस कितना आ रहा है, 2।
तो -2 भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी 3 है, सल्फर भी 2, तो इसमें भी SS1 है। ठीक है, अब ये देखते हैं डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर में है, इसमें क्या है, नहीं पूछा, दे आर नो एसएस बॉन्ड, यहाँ तो है वाला बता रखा है। इसमें अपने पास डी आंसर आएगा। क्या आएगा इसमें आंसर? डी आएगा। कैसे? ये एस, ये एस, ये डबल बॉन्ड, ये कितनी हो गई? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी फर्स्ट की भी 6 हो रही है, सेकंड सल्फर की भी 6 हो रही है, ऑक्सीजन इसकी 2 हो रही है, इसकी भी ऑक्सीजन की 2, यहाँ ऑक्सीजन की 2 हो रही है, यहाँ एक ही हो रही, तो माइनस और माइनस, यानी कि एक तरीके से इसमें क्या बन, एस ओ एस है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, 17 के बाद कौन सा हो गया? 18वां। 18वां क्या अपने पास? बॉयल का नियम इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि बॉयल का रूप जो नियम अपन किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि बॉयल का नियम क्या होता है, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, सिंपल नियम होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये सारा कांस्टेंट वाले, क्योंकि टी भी कांस्टेंट होगा, बॉयल का मतलब इसमें टी कांस्टेंट हो, तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो टी बराबर के मान लो इसको कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके किसके अकॉर्डिंग, यदि इसमें जैसे अपने ऑप्शन दे रखे उस ऑप्शन ऑप्शन पे जाएंगे हम। ऑप्शन पे क्या बोल रहे हैं अपन को, डीवी, यानी कि आयतन के अकॉर्डिंग, जो आयतन है उसके सापेक्ष में चेंजेस का देखना है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अपने पास है पीवी बराबर एनआरटी, इसमें सारा तो क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल में, और ये दोनों तो वैसे ही कांस्टेंट हो गई, तो P बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इसका किसके अवकलन करना है, सापेक्ष से आयतन के, मतलब डीवी के सापेक्ष अवकलन करना होता है, तो वो कैसे होता है, दोनों साइड होता है, एक साइड नहीं होता है, अवकलन हमेशा दोनों साइड होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले P के सापेक्ष करो, तो P, तो यदि P के सापेक्ष करें तो dp बाई dv, और ये v, यानी v तो कांस्टेंट हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो गया, जहां p कांस्टेंट है और dv बाई dv, और क्या हो गया, k बाई dv। ठीक है, अब इसमें देखो, ये तो क्या हो गया करके 1। ठीक है, तो क्या हो गया, v dp बाई dv और प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये कांस्टेंट है, तो आयतन के सापेक्ष चेंज नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास, और ये क्या हो गया, P, यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, P, तो V dP बाई dV बराबर माइनस P, ये दे चलते ही क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चल जाएगा V, तो क्या हो जाएगा, dP बाई dV बराबर माइनस P बाई V। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखो कि अपना ऐसा कौन सा है, और P की वैल्यू क्या है, अपनी dP बाई dV। ठीक है, और P बराबर क्या आया था अपने पास, अपने क्या बोला था, P बराबर कांस्टेंट, क्या बोला था, P बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट के रूप में फॉर्म में देना है ना, और क्या नहीं दे रखा इसमें, इस साइड क्या नहीं दे रखा अपने पास, P नहीं दे रखा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, K बाई V, ये कर सकते हैं ना, और ये वैल्यू अपने कहाँ रख दी, इस P की जगह रख दी, तो dP बाई dV इक्वल टू माइनस K बाई V बाई V। ठीक है, तो कैसे हो गया, ये हो जाएगा dP बाई dV इक्वल टू माइनस K बाई V स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा है ऐसा, ऐसा अपने पास ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है, उसके बाद है, अब हमारा है 19वां क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, पृष्ठ तनाव की बात हो रही है, तो आपको मैं बता दूं पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव होता है F इक्वल टू T इक्वल टू F बाई L, यानी कि किसी मुक्त पृष्ठ सतह की एकांक लंबाई पे लगने वाला जो बल होता है ना, फोर्स होता है, वही क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जैसे यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, किसी भी चीज के जो अंतराणु बल होता है उसमें क्या टेम्परेचर इंक्रीज करे, मतलब एनर्जी उनको ज्यादा मिल रही है, एनर्जी ज्यादा मिल रही है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, मतलब अंतराणु बल क्या हो गया, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया, अट्रैक्शन हो गया, वो क्या हो गया, कम हो गया, और जब अंतराणु बल कम हो गया, आकर्षण कम हो गए, अणु दूर दूर जाने लग गए, तो ऐसी स्थिति मतलब उसका क्या हो गया, किसी चीज का पृष्ठ का तनाव क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है अपना, ये
पृष्ठ तनाव बढ़ता है, मतलब जब ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक क्वेश्चन है, इसका चौथा है आंसर कि क्रांतिक ताप और पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये भी सही है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हम देखते हैं आंसर में कौन सा बता रहेगा। मतलब इसका कौन सा आंसर आएगा, डी आएगा। कौन सा आंसर आ गया, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से किसकी विसरण दर सबसे अधिक है। विसरण दर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, विसरण दर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक नियम पढ़ा होगा, ग्राहम का नियम। किसका नियम, ग्राहम का नियम, ठीक है। ग्राहम के नियम के अकॉर्डिंग होता है कि विसरण की जो दर होती है वो रूट क्या होता है, एम। एम का मतलब क्या, मोलर द्रव्यमान। एम का मतलब क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब बताओ विसरण की दर किसकी होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब रूट एम की, ठीक है। यह समानुपाती होती है 1/√m। तो इसका कितना होता है, एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का 16, तो O2 का कितना हो जाएगा 32। इसका कितना होता है 14, 14 28 प्लस 16 कितना हो गया 44। इसका कितना हो गया 12 प्लस 16 32, इसका भी कितना हो गया 44। इसका कितना हो गया 14 प्लस 3 यानी कितना हो गया 17। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम है इसका, इसका कम है तो मतलब आर समानुपाती 1/17, ठीक है। तो जितना कम ये होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ये आर होगी, यानी विसरण की दर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आंसर कौन सा आ गया अपने पास, डी। यानी जितना कम मोलिकुलर मास होगा आर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, यानी विसरण दर उतनी अधिक होगी। तो कौन सा आ गया इसमें अपने 20वां क्वेश्चन का आंसर, डी। उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का वाष्प दाब निर्भर करता है, द्रव का वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अपने पास एक वो है, क्या बोलते हैं कि किसी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वह दाब होता है जो साम्य अवस्था में द्रव की सतह के ऊपर वाष्प द्वारा लगाया जाता है। वो क्या होता है, द्रव का वाष्प दाब। यानी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, किसी द्रव की सतह के द्वारा, है ना। यानी कि किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वह दाब होता है जो साम्य अवस्था में द्रव की सतह के ऊपर वाष्प द्वारा लगाया जाता है। वो क्या होता है, वाष्प दाब होता है। ये मुख्य रूप से किस किस पे डिपेंड होता है, ये मुख्य रूप से डिपेंड होता है, एक तो होता है द्रव की प्रकृति पर डिपेंड होता है, इस पे होता है द्रव की प्रकृति पे डिपेंड होता है। एक क्या होता है, शांता पर डिपेंड होता है, जितनी शांता कम होगी वाष्प दाब उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। एक होता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक होता है अंतराण्विक बल, अंतराणिक बल, यानी अंतराणिक बल कमजोर होंगे तो वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या है कि किस पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है लेकिन आयतन पे डिपेंड नहीं करता। ये सही है कि ये क्या करता है, द्रव की मात्रा, द्रव की मात्रा, ठीक है, द्रव की मात्रा और पात्र के आयतन पे डिपेंड नहीं करता। और किस पे डिपेंड नहीं करता, पात्र के आयतन पर डिपेंड नहीं करता। जिन पे डिपेंड करता है उनको मैंने बता दिया, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। तो आयतन पे नहीं करता, यहाँ पे भी आयतन पर, लेकिन तापन नहीं, यहाँ आयतन दोनों पे गलत, न तो तापन है, ये भी गलत है, केवल फर्स्ट सही है। यानी ताप पर डिपेंड करता है लेकिन आयतन पर नहीं। तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित नहीं करता, ज्यामिति के लिए पूछा है, ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, कौन सा नहीं करता, हेक्सेन। हेक्सेन के मतलब 6 कार्बन और एन यानी एल्केन है, तो कितने हो गए 6 कार्बन, ये तो अपन ने बना दिए 6 कार्बन। और एल्केन है मतलब सब में सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और वन हेक्सेन है, हेक्सीन है ये, इन। और कौन से पर कार्बन पे आ गए, इन फर्स्ट पर, तो ये आ गया फर्स्ट। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मतलब ये एल्किन कौन से पर है, फर्स्ट पर, और ये क्या है, हेक्सीन है। अब ये देखो ये जो कार्बन है ना, जो ज्यामितीय समन्वयता है इसका मतलब है कि जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन बंधे हुए, ये दोनों कार्बन, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, इससे जो जुड़े हुए जो दोनों ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी ये एक्स वाई होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, एक्स वाई होनी चाहिए।
यदि ये ऐसे है कि y और y है तब भी गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यहाँ देखो हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही, यानी ये दोनों क्या है, समान है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा गलत हो गया, ये वाला। ये दोनों क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, यानी एक्स वाई होना चाहिए। अब देखो 2 हेक्सेन मान लो, 2 हेक्सेन कैसे आएगा, 6 6 कार्बन है ना, ये 3 और 3 6, 2 मतलब सेकंड पे इन आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ एक एल्किल ग्रुप आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है इस कार्बन पे, फर्स्ट वाले पे। सेकंड पर क्या आ रहा है, यहाँ क्या है, प्रोपिल आ गया 3 कार्बन, और यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया, तो दोनों ग्रुप अलग हो गए ना। उसके बाद है 23 क्वेश्चन। हमारे पास 23 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 23 पूछा है कि एमजीओ कैसी होती है, यानी कि एमजीओ के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एमजीओ की स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, NaCl प्रकार की होती है। ठीक है, तो ऐसे बता दो कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एमजीओ मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैसा होता है, आयनिक यौगिक है। कैसा है, ये आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है, जिसमें क्या है, Mg+2 और O-2 आयन है। ठीक है, ये क्या होता है, NaCl जैसा होता है। NaCl जैसा क्या होता है, FCC स्ट्रक्चर होती है। और NaCl क्या होता है, रॉक साल्ट, रॉक साल्ट संरचना होती है। कैसे होती है, रॉक साल्ट संरचना। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक फलक केंद्रीय घनीय यानी FCC संरचना, जालक संरचना बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट संरचना कहते हैं। ठीक है, इस MgO है, इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक Mg+2 आयन है वो कितने से घिरा हुआ है, जो 6O2- से घिरा हुआ है। यानी कि एक Mg+2 आयन है वो कितने ऑक्सीजन से घिरे हुए हैं, 6O2- से घिरा हुआ है। कितने से, 6O2- से घिरा हुआ है। ठीक है, और एक O2- है वो कितने से घिरा हुआ है, 6 Mg+2 से घिरा हुआ है। यानी कि इनकी समन्वय संख्या का अनुपात क्या हो गया, समन्वय संख्या का अनुपात हो गया 6:6। ठीक है, जो किसके समान है, NaCl के समान है। तो Mg किसके जैसा होता है, NaCl की संरचना जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 24। 24 है, निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें, NaCl नहीं है। कैसे, NaCl है, उसके कितने होते हैं, बाह्यतम कोश में 5 होता है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5 हो सकती है। मतलब बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक करने के लिए इसे कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो कार्बन की, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो ये 3 बॉन्ड बनाने का, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक फ्री है ना अभी भी, क्योंकि 5 है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसके पास एक लोन पेयर हो गया। तो लेन, जो लोन पेयर को दे सकता है किसी को, वो तो क्या होता है, लुईस क्षार, और किसी से लेगा लोन पेयर, वो क्या हो गया, लुईस अम्ल। इनके पास क्या अष्टक पूर्ण नहीं है इन तीनों का, तो ये तो क्या है, लुईस एसिड है। ये तीनों तो क्या है, लुईस एसिड है। और इस पे क्या है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और ये लोन पेयर किसी को दे सकता है, तो ये क्या हो गया, लुईस बेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद है 25 क्वेश्चन। 25 है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया के निर्माण में ऊष्मा का विकास होता है, तो होता है तब ताप का बढ़ना किसमें सहायक होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, N2 प्लस CH2 इट गिव्स अमोनिया। ठीक है, और ये कौन सा प्रक्रम है, हेबर प्रक्रम है। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि जो हेबर प्रक्रम होता है वो कैसा होता है, ऊष्मा क्षेपी होता है। यानी ऊष्मा क्षेपी मतलब एनर्जी कितनी किधर आ गई, उत्पाद की साइड हो गई। ऊष्मा क्षेपी मतलब रिएक्टेंट से एनर्जी निकल चुकी है और वो किधर चले गई, उत्पाद की साइड। तो अपने एनर्जी कहाँ रख दी, उत्पाद की साइड। ठीक है, और जहाँ एनर्जी होती है वहां टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये कंडीशन देखो, अमोनिया के निर्माण में सहायक है। यहाँ यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज वाली साइड क्या हो गई, ये हो गई, तो वापस रिएक्शन क्या हो गई, बैकवर्ड चली गई, तो अमोनिया के निर्माण में सहायक नहीं है। तापमान का बढ़ना, तापमान का बढ़ने का मतलब, तापमान का बढ़ने का मतलब ये साइड लेंगे, क्योंकि इधर तो तापमान ज्यादा होगा, हीट ज्यादा है, तो ये साइड हो गई बैकवर्ड में। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, इसमें अमोनिया के निर्माण में सहायक नहीं है। साम्य स्थिरांक के मान को कम करता है। अब साम्य स्थिरांक का मतलब होता है उत्पाद की सांद्रता बटा में किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, मतलब अमोनिया होल स्क्वायर N2 और H2 का होल राइज। ठीक है, ये किसका है, Kc, साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक ज्यादा कब हो बनेगा, जब अमोनिया ज्यादा बनेगी। लेकिन यहाँ तो क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है
तो अभिक्रिया कैसे जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, मतलब अमोनिया क्या है, घट रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अमोनिया घट रही है, ये घट रही है, इसका मतलब ये भी घटेगा, तो केसी का मान भी घटेगा। तो क्या होगा, साम्य स्थिरांक के मान को कम करता है। इसका आंसर क्या हो गया, बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। वे कक्षक जिसमें त्रिज्यीय नोड की संख्या की समान संख्या है, ठीक है। अब बता दो, कुल नोड तो होता है n-1, ठीक है। एंगुलर नोड क्या होता है, ये तो क्या है, कुल नोड, ठीक है। एक होता है एंगुलर नोड, एंगुलर नोड किसके बराबर होता है, एल के बराबर, किसके बराबर होता है, एल के बराबर, ठीक है। एक है रेडियल, रेडियल नोड किसके बराबर होता है, n-l-1, और अपन को क्या निकालना है, रेडियल, यानी कि n-l-1 निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अपन, दोनों की तुलना करके, ठीक है। पहले है 2s और 2p, ठीक है। यानी कि ये तो क्या है 2, l कितना होता है इसका 0 और -1, तो कितना हो गया 1, और 2p में कितना हो गया 2 -1 इंटू 1, यानी कि इसके लिए l कितना होता है, इसके लिए 0, इसके लिए l p के लिए कितना होता है 1, यानी s के लिए l कितना होता है 0, p के लिए l कितना होता है 1, और spd d के लिए l कितना होता है 2, अपने पास यही है, ठीक है। और इसमें n क्या होती है, जो स्टार्टिंग में होता है, जैसे 2s है तो ये किसको शो कर रहा है, n को कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, त्रिज्यीय नोड की इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी आ गई 0, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखो 3p, यानी 3 माइनस p मतलब l की वैल्यू कितनी हो गई 1 और 1, तो कितना हो गया 1 की वैल्यू हो गई 1, और ये कितना हो गया 3, और d की वैल्यू कितनी होती है l की 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं इसके लिए, इसके लिए n-l-1, l n कितना है 2, 2 ले लिया, s कितना होता है, l कितना होता है इसके लिए 0, तो 0 माइनस 1, तो कितना है अपने पास 1, इसके लिए कितना हो गया 2s के लिए वैल्यू त्रिज्यीय नोड 1, ठीक है। 2p के लिए, 3p के लिए कितना हो गया n-l-1, n कितना है 3, l कितना होता है p के लिए 1, तो 1 रख दिया, माइनस 1 कितना हो गया 1, तो 3s के लिए भी कितना हो गया 1, तो त्रिज्यीय नोड इसमें दोनों समान हो गए। 26 के बाद हमारे पास कौन सा हो गया 27। निम्न में से कौन सा बफर विलेन के रूप में कार्य करता है। अब मैं आपको बता दूं बफर विलेन का मतलब क्या होता है। बफर विलेन का मतलब होता है एक ऐसा विलेन जिसमें एक दुर्बल अम्ल हो और दूसरा क्या होता है उसका संयुग्मी क्षार हो, ठीक है। उनका मिश्रण होता है और वो मिश्रण में यदि थोड़ी मात्रा में भी अम्लीय क्षार मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है उस पीएच परिवर्तन का क्या करता है विरोध करता है, वही क्या कहलाता है बफर विलेन कहलाता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि यदि दुर्बल अम्ल ले रहे हैं अपन, दुर्बल ही लेना है हमेशा, दुर्बल अम्ल ले रहे हैं तो इसका क्या होगा प्रबल क्षार लवण, क्या होगा प्रबल क्षार लवण, ठीक है। और ये जो दुर्बल क्षार ले रहे हैं ये तो क्या हो गया दुर्बल बफर हो गया है ना, दुर्बल क्षार ले रहे हैं तो दूसरा क्या हो गया इस दुर्बल क्षार का क्या होगा प्रबल अम्ल लवण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तो क्या होगा दुर्बल होगा और दूसरा उस दुर्बल का क्या होगा प्रबल लवण होगा, ठीक है। तो ऐसे देखो HCl है ये तो प्रबल अम्ल है, प्रबल तो अपन लेते ही नहीं, अम्ल या क्षार कभी भी क्या होगा प्रबल लेंगे नहीं लेंगे, लवण होगा उसका जो बनेगा प्रबल, ठीक है। यहाँ क्या है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, शुरू में कार्य नहीं करता, तो कार्य नहीं करता तो यही हो रहा है क्योंकि अपने पास क्या होना चाहिए ये अम्लीय क्षार जो अपन ले रहे हैं वो दुर्बल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए दुर्बल होना चाहिए, जबकि यहाँ HCl क्या है प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल का क्या हो जब अम्ल प्रबल है तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा दुर्बल हो जाएगा, लेकिन संयुग्मी क्या होना चाहिए प्रबल होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि परिभाषा ये होती है कि एक बफर विलयन में एक दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार या एक दुर्बल क्षार और उसके संयुग्मी अम्ल का मिश्रण होता है, और यह विलयन थोड़ी मात्रा में अम्लीय क्षार मिलाने पर पीएच का परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। तो इसलिए कौन सा हो गया अपने पास डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद है 28वां, निम्न में से कौन सा समतलीय है, समतलीय है मतलब इसकी ज्यामिति देखना है अपन को, ठीक है। प्लेनर कौन सा है, तो आपको ज्यामिति निकालना मैं बता दूं, यह है जीनोन,
इसके बाह्यतम कोश में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। जो भी अपने पास मेन जो अपन केंद्रीय एलिमेंट मानते हैं उसका क्या लेते हैं अपन, संयोजी कोश में, यानी बाह्यतम संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, संयोजी कोश में 8 होते हैं बाह्यतम में, ठीक है। ऑक्सीजन का अपन जब यदि ऑक्सीजन यदि मेन केंद्रक नहीं है, मेन केंद्रक एलिमेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके अणु को गिना नहीं जाता है, ठीक है। आपको ये पूरे नेम बताऊंगी मैं, ठीक है। तो इसमें इसमें भी ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें भी नहीं करेंगे, इसमें भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो केवल फ्लोरीन के अणु इंक्लूड करेंगे। कितने हैं फ्लोरीन के अणु, 2, और इसमें 2 का भाग दे दो, मतलब 5, 5 मतलब sp3d, कितना, 3 4 5, ठीक है। इसका कितना हुआ, 8 प्लस 4 बाई 2, यानी कि 6। इसका कितना हुआ, ऑक्सीजन गिनेंगे नहीं, केवल 8, 8 में से 2 का भाग गया तो 4, तो ये हो गया sp3d2, ये हो गया sp3, और ये कितना हो गया 8 प्लस 1, यानी कुल मिला के इसका 5 आएगा, वो कैसे हो गया sp3d, ठीक है। अपन को पूछा है, क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपना, प्लेनर कौन सा है, ठीक है। तो ये बता दो, ये तो चतुष्फल की है, ये वाला, ये तो क्या हो जाएगा चतुष्फलकीय, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अपने पास ये देखो, इसकी संरचना है कितनी है, XeF4, इसमें अष्टक में कितने होते हैं बाह्यतम कोश में, 8, जुड़े हुए कितने हैं अणु फ्लोरीन के, 4, भाग है तो कितना हो गया, 8 9 10 11, कितने हो गए अपने पास हो गए, कौन सा लेना है अपने को, बी। तो कितने लेने हैं, 8 प्लस 4 कितने हो गए, 12, 12 में से 2 गए तो 6, और 6 कौन सी होती है, अष्टफल की संरचना होती है इस टाइप से, ये होती स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 6 में से अपने पास अणु कितने दे रखे हैं केवल, यानी कि 6 बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन अपने पास एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, 4। तो ये फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, यानी कि 4 तो घट गए और 2 बचे, तो वो 2 क्या है, लोन पेयर, क्या हो गए, लोन पेयर। तो ये कौन सी हो गई स्ट्रक्चर, वर्ग समतलीय। आंसर कौन सा आ गया, बी। उसके बाद है 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेसो समावयव को व्यक्त करता है, मेसो या मीजो, कौन सा होता है, मीजो। तो मैं आपको बता दूं कि मीजो कैसे होता है। मीजो होता है, वो होता है कि इसमें जैसे रेशमिक जो समावेगी होते हैं उसमें क्या होता है, जो इनांशियोमेर होता है, आर तथा एस इनांशियोमेर होता है, उनका कितना लेते हैं, 50-50% लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, मीजो होता है वो एकल अणु होता है, उसमें 50-50 नहीं लेते। तो इसमें कौन सा हो गया, डी सही है अपना, ये एकल कंपाउंड होता है, ये इट इज अ सिंगल कंपाउंड, इसका आंसर कौन सा हो गया, इट इज अ सिंगल सिंगल कंपाउंड, ठीक है। और ये कैसे होता है, मीजो यौगिक क्या होता है, असमित होता है, कैसे होता है, असमित है, गलत है। मेसो कंपाउंड होता है, उसमें जो सेंट्रल कार्बन, जो सेंट्रल होता है वो तो क्या होता है, कायरल कार्बन पाया जाता है, सेंटर में तो क्या होता है, कायरल कार्बन पाया जाता है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल होता है वो कैसे होता है, अकायरल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तीसरा है, ये प्रकाशीय रूप से सक्रिय होते हैं, ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें प्लेनर क्या पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है, यानी एक मॉलिक्यूल होता है जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें प्लेन सिमेट्री पाई जाती है, जिसके कारण ये आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रकाशीय रूप से इनएक्टिव हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। मेसोफॉर्म सामान्यतः निष्क्रिय होता है क्योंकि इनमें बाहरी प्रतिकारक पाया जाता है, नहीं, इनमें क्या पाया जाता है, इंटरनल कंपेंसेशन पाया जाता है इसमें, मेसो में, ठीक है। तो क्या पाया जाता है, मेसो कैसे होते हैं, निष्क्रिय तो होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, प्लेनेट सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि बीच में जो डिवाइड हो जाता है, यानी कोई कंपाउंड होता है ना, जैसे मैं बता दूं, मान लो यहाँ CH3 है या OH है या H है, और यहाँ OH है या CH3 ये H है, तो ये दोनों एक जैसे है, तो ये क्या हो गया, बीच में डिवाइड हो गया, ना प्लेन सिमेट्री पता चलेगी इनके अंदर, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है, इंटरनल कंपेंसेशन पाया जाता है, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रकाशीय रूप से असक्रिय होते हैं, और मेसो यौगिक क्या होता है, असमित होता है, यानी कि इसमें कायरल केंद्र तो पाया जाता है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल कैसे हो जाता है, अकायरल हो जाता है। उसके बाद है 30 है, यदि टी साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव है तो साबुन के बुलबुले का व्यास डी से 2D करने में कितना कार्य होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी चीज का है ना, अपन क्या कर रहे हैं, व्यास डी से 2D कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो पृष्ठीय ऊर्जा में जो वृद्धि होगी
पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि वो किसके बराबर हो जाएगी? किए गए कार्य के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? किए गए कार्य के बराबर। ठीक है। और पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि मतलब W, क्या गया? कार्य। ठीक है, तो W बराबर कितना होता है? पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल में अंतर। ठीक है। अब मैं एक आपको बता दूं एक बात है कि साबुन होता है उसकी कितनी सतह होती है? 2 सतह होती है, आंतरिक और बाह्य, जिसके कारण क्षेत्रफल में क्या होगा? दुगना वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? दुगनी। क्यों? क्योंकि साबुन की सतह 2 होती है, बाहरी तथा आंतरिक। ये यदि व्यास D से 2D हो रहा है तो क्या बाहरी सतह नहीं आंतरिक सतह भी होगी। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल में अंतर कितना हो जाएगा? दुगना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? W इंटू टी इंटू 2 डेल्टा वी लेंगे। क्या लेंगे? 2 डेल्टा वी। किसकी बात हो रही है? बुलबुले की। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया अपने पास? और ये टी क्या होता है? पृष्ठ तनाव साबुन के लिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठ तनाव नहीं, सॉरी, क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र? पाई आर। नहीं, गोले के लिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट के लिए क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। और डी बराबर व्यास बराबर क्या होता है? 2r। तो r बराबर क्या हो गया? d बाई 2। ठीक है, यदि ये r1 ले तो क्या हो जाएगा? 4 पाई d बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 पाई d का स्क्वायर और 4, ये 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया अपने? 4 पाई d स्क्वायर। ठीक है, दूसरे में कितना हो जाएगा? a2 4 पाई r टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? d बराबर 2r होता है, r बराबर d बाई 2, लेकिन यहाँ व्यास कितना है? 2d, तो यहाँ d की जगह कितना लिखेंगे? 2, तो 2 से 2 कट गया तो r बराबर d। तो क्या हो जाएगा? पाई d स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? a2। ठीक है, इन दोनों का अंतर पूछा है तो कितना होगा? 3d। तो t इंटू 2 इंटू टी 3 पाई d स्क्वायर, तो t इंटू 6 पाई d स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 6t पाई d स्क्वायर। आंसर कौन सा आंसर है? देखते हैं, ये आ जाएगा सी। कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका ऑक्साइड होगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि परमाणु क्रमांक 11 कौन आता है? किसका होता है 11 परमाणु क्रमांक? सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का होता है तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 और 3s2, यानी कि क्या? हेलिना 3s1। ठीक है, कौन से ग्रुप में आता है? एस ब्लॉक में। और एस ब्लॉक के में भी कौन सा एलिमेंट है? ये सोडियम है। यानी कि एस में कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये कौन से ग्रुप में आ रहा है? फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 4 6, 6 8 कितना हो गया? 8 9 10 11, 11 हो गया। तो ये तो सारा कैसे होता है? नियोन। नियोन के जैसे, नोबल गैसेस के जैसे होता है। तो और इसके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो इस नियोन के जैसे बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना। इसके कारण क्या होती है? इसकी वैलेंसी क्या होती है? +1 आती है। किसकी? सोडियम की। ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। तो सोडियम तो हो गया Na+, ऑक्सीजन क्या हो गया? -2, तो ये क्या हो गया? Na2O। ये क्या बन गया अपने पास? ऑक्साइड। ये क्या बन गया अपने पास? ऑक्साइड। और इस ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अपन जल से करवाते हैं तो अपने पास क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है? प्रबल क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो तत्व क्रमांक जिसका 11 है, जो सोडियम है, उसका ऑक्साइड है, वो ऑक्साइड कैसा होगा? जल के साथ क्रिया करने पे क्या बना रहा है? क्षार बना रहा है ना, इसलिए क्या हो गया? क्षारीय। क्या हो गया? क्षारीय। तो बी। 31 में क्या हो गया? बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास 32। 32 बोल रहा है अभिक्रिया A2+2B2 इट गिव्स टू Ab2 प्लस हीट में साम्य अवस्था बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाती है। किधर साइड? बाईं तरफ, यानी कि इस साइड, बाईं साइड स्थानांतरित हो जाती है। कब होगी? ठीक है, आपके पास है A2+2B2 और क्या है? 2AB2 प्लस हीट है। हीट किस साइड है? उत्पाद की साइड है, मतलब टेम्परेचर क्या है? उत्पाद की साइड ज्यादा है। ठीक है, तो बताओ, और इधर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3। इधर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2।
तो दाब ज्यादा किधर है, इस साइड। किधर ज्यादा है दाब, इधर। यानी जिधर मोलों की संख्या ज्यादा होगी उधर दाब ज्यादा होगा, जिस साइड हीट होगी उस साइड क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब है दाब घटाने पे, दाब घटाने की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ तो दाब ज्यादा है, मतलब अपन कौन सी साइड पकड़ेंगे, इस साइड। दाब घटाने के मतलब ये क्या चला गया, इस साइड चला गया अपना साम्यावस्था, ठीक है। ताप बढ़ाने पे, जो कि ताप क्या है, इधर ही तो बढ़ा हुआ है, तो ये साइड ही पकड़ेंगे वापस, तो इधर चला जाएगा। तो कौन सी कंडीशन हो गई, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास सही हो गया। उसके बाद है 33, क्लोरीन गैस की गर्म और शानदार सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ अभिक्रिया पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ठीक है। क्लोरीन है Cl2 प्लस की क्रिया किससे करा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। इससे क्या क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाने पर अपने पास बनेगा NaCl प्लस NaClO3, ठीक है, प्लस H2 दे रखा है। इसको बैलेंस कर लो, क्लोरीन इधर क्या है 2, इधर कितना है, तो अपने पास सबसे पहले क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 NaCl और ये 3। वैसे बैलेंस करने की कोई नीड नहीं है, आप लेकिन इसको निकाल लो, ठीक है। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो तब जब कोई एलिमेंट होता है खुद के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 हो गई। क्यों, क्योंकि विद्युत ऋणता में कोई अंतर नहीं है, दोनों साइड सेम ही एलिमेंट है, तो विद्युत ऋणता में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गई, 0 हो गई। NaCl है, उसमें विद्युत ऋणता में अंतर है, किसकी Cl की ज्यादा होती है, तो इधर से क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसमें तो माइनस आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा प्लस, तो इस Cl पे क्या आएगा माइनस, -1। इसमें क्या है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अपन सोडियम की कितनी होती है, प्लस, जो अपनी जस्ट अपनी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। क्लोरीन की निकालनी है तो एक्स मानो क्लोरीन को, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। अपन को पता है कितने ऑक्सीजन है, 3, ठीक है। तो 3 - 2 बराबर में 0 रखते हैं अपन, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 प्लस एक्स -6 0, एक्स बराबर +5, क्या हो गया, प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन कितना जा रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, फिर क्या है, -1 से +5 में जा रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से असमानुपातन अभिक्रिया भी हो गई, जिसमें एक जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसका एक ही, और एक ही रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो 33 में आंसर कौन सा आ गया अपने पास, बी। बी क्या है, 0 से -1 में, और 0 से, यानी कि 0 से यहाँ -1 में भी जा रही है और 0 से यहाँ +5 में भी जा रही है, अपने पास हो गया बी आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, फोर्थ कोश में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है। ये सेल है, किसकी बात हो रही है, सेल। मैंने बताया था कि जब सेल होती है उसमें ऑर्बिटल होता है, वो तो क्या होता है n², और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है 2n², ठीक है। तो यहाँ कितना दे रखा है अपने पास, n कितना है 4, और पूछा क्या अपने पास ऑर्बिटल, तो क्या n² में रख दो 4, तो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो आंसर कितना आ गया अपने पास 16। उसके बाद हमारे